वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 3 पर डिस्कशन करेंगे और चैप्टर 3 का ये पार्ट 2 है। बच्चों, हम लोग रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग यूरोप के लिए फसलें, क्रॉप्स फॉर यूरोप पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स को अब ये लगा कि जिस ज़मीन से हम लोग राजस्व ले रहे हैं उसी ज़मीन से हम कुछ न कुछ खेती के लिए फसलें भी प्राप्त कर सकते हैं। और बाय द लेट 18th century the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo। और अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर कंपनी ने दिया था 18वीं सदी के आखिर तक। और उसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज किसी न किसी तरीके से किसानों से ज़बरदस्ती फसलें उगाते रहे, जिनमें जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास, ये सारी फसलें प्रमुख हैं। यह कैसे किया गया था, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो फिगर दिख रहे हैं, जिसमें पहला जो है वो कलमकारी प्रिंट है इन 20th सेंचुरी इंडिया, और दूसरा जो है वो मॉरिस कॉटन प्रिंट है लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। इन दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, कलर में, पैटर्न में, ब्राइटनेस में, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है? दोनों ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है दोनों ही पिक्चर्स में। अब हम ये देखेंगे कि ये इस गहरे नीले रंग को कहते क्या हैं। इस गहरे नीले रंग को कहते हैं इंडिगो। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? क्या आपको पता है कि ये कलर कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ये नील नाम का एक पौधा होता है और जिससे कि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है कलर को। और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इंडिगो पौधा जो है वो ग्रो करता है। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसके प्राइस का जो रेट था वो बहुत हाई था। और इंडियन इंडिगो जो था वो यूरोपियन मार्केट तक बहुत स्मॉल अमाउंट में ही पहुंच पाता था। इसी वजह से यूरोप में मिलने वाला जो वोड नाम का एक पौधा था, जो कि वॉयलेट और ब्लू कलर प्रदान करता था, इसी वोड नाम के पौधे का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता था। और क्योंकि ये एक टेम्परेट जोन वाला प्लांट था, इसलिए वोड आसानी से यूरोप में मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। लेकिन अगर भारतीय नील से इसकी तुलना की जाए तो इसका कहीं भी स्थान नहीं था। इसीलिए इंडिगो से कंपटीशन करने से तंग आकर वोड के प्रोड्यूसर्स ने यूरोप को प्रेशराइज्ड किया, अपनी सरकार को प्रेशराइज्ड किया कि वो इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दे। लेकिन बैन लगाने से कुछ होने वाला तो था नहीं, क्योंकि जो नील करने वाले थे या नील को रंगने वाले कपड़े थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। भारतीय नील से जो कपड़े रंगे जाते थे, क्योंकि ये नीला कलर जो था वो रिच ब्लू कलर था, चमकदार था, और वोड से जो कलर मिलता था दैट वाज वेरी पेल एंड डल, बेजान और फीका होता था। बाय द एंड ऑफ 18th century द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th century के अंत में हम देखते हैं कि इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ब्रिटेन बिगेन
to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies for from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons, because between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half. अब कपड़ों की रंगाई की मांग बहुत ज़्यादा तेज होने लगी, नील का उत्पादन और बढ़ने लगा, लेकिन उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाला जो नील था, नील की आपूर्ति जो इन क्षेत्रों से होती थी वो किन्हीं कारणों से बंद हो गई, और 1783 से 1789 के बीच का जो समय था उसमें दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था. अब फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड? फ्रॉम इंडिया. अब ब्रिटेन ने किसका रुख किया? इंडिया का रुख किया, और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन इंडिगो का करने का सोचा. From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. बंगाल में इंडिगो कल्टिवेशन अचानक से बढ़ गया और पूरे विश्व में इसने डोमिनेट किया. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. ब्रिटेन में इम्पोर्ट किया गया जो इंडिगो था, जो इंडिया से इम्पोर्ट किया जाता था, वहाँ इम्पोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, वो 30% था. लेकिन 1810 में क्या हुआ? ये प्रोपोर्शन जो था वो बढ़ गया, 95% हो गया. अब बहुत सारी कॉमर्शियल एजेंट्स और जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिगो के प्रोडक्शन में लगाया, और कई लोगों ने तो अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको इंडिगो बिजनेस में जाना था और उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा था. नील की खेती कैसे होती थी? हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड रैयती. विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड. ही ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड it from the other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. इस व्यवस्था में क्या होता था? बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे. लेकिन निज खेती में समस्याएं बहुत थी. क्यों? क्योंकि नील की खेती सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल लैंड पर हो सकता था, इसलिए फर्टाइल लैंड की ज़्यादा ज़रूरत होती थी. एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. ये सब जो था वो बहुत ज़्यादा आबादी वाला था. छोटे मोटे ही खेत हाथ उन लोगों के मिल पड़ पाते थे. प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस. अब क्या इन्होंने कहा? इन लोगों ने कहा कि हमें बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत है, लेकिन अभी से इन्हें कहाँ से ज़मीन मिलेगी? तो इन्होंने क्या किया? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. उन्होंने इंडिगो फैक्ट्री के आसपास की ज़मीन जो थी वो सट्टे पर ले ली या लीज पर ले ली. एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया. और उन्होंने जो किसान थे उसको उस एरिया से भगा दिया. नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज. अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. अब इतने बड़े भूभाग पर अगर हमें खेती करानी थी तो हमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है. लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें हल और बैलों की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन ऐसे समय में, जिस समय की नील की खेती हो रही है, उस समय बैल और हल और इवन किसान भी किस जगह बिजी होते थे? अपने खेतों में चावल की खेती करने में व्यस्त होते थे. तो ये समस्या थी कि दोनों में से उनको कौन सा काम करना है. अब नेक्स्ट, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स. अब इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो रैयत्स के लैंड पर होना था, यानी रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती. ये कैसे होना था? रैयत व्यवस्था. अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रैयत्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा. रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक
रैयतों के साथ यानी किसानों के साथ एक अनुबंध, एक अग्रीमेंट करता था, और इस एग्रीमेंट में या तो वो डायरेक्ट रैयतों के साथ करता था और या तो फिर गांव के मुखियाओं के साथ समझौता कर लेता था। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने में कम ब्याज पर बागान मालिक से नकद कर्जा यानी कि अमाउंट, कैश अमाउंट जो था, कैश लोन जो था वो मिल जाता था। लेकिन बदले में उन्हें क्या करना होता था, कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब नील की खेती का काम तो हो गया। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. अब क्या होता था, बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने का काम, बीज को बोने का काम और फसल को देखने का काम काश्तकारों का होता था। बच्चों, काश्तकारों को फर्दर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो फार्मर या टीनेंट लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस दिखाया गया है, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। इंडिगो प्रोडक्शन का एक प्रोसेस यहाँ दिखाया है। और जो फिगर 10 है वो एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड प्लांटिंग बाई विलियम सिम्पसन 1863 का है। वुमेन यूजुअली कैरीड द इंडिगो प्लांट टू द वैट्स, और वैट यहाँ पर क्या है, अ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल। एक वैट बीटर है, इसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है, और ये फिगर 13, द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the रैयत and the cycle started all over again। यानी ये जो साइकिल थी कर्ज लेने की, और फिर दोबारा कर्ज लेने की, फिर कल्टीवेशन हो गया, फसल कट गई, फिर दोबारा कर्ज लेने की, ये प्रोसेस जो था वो बहुत लंबा चला और कभी ख़त्म ना होने वाला ये प्रोसेस था। शुरू में पीजेंट्स को ये बहुत अट्रैक्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि दिस प्रोसेस इज़ वेरी हार्श एंड दिस सिस्टम इज़ नॉट beneficial for peasants. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. जो प्राइस उनको मिलती थी इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए वो बहुत कम होता था, और ये जो साइकिल था लोन का वो कभी ख़त्म नहीं होता था। इस वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था, और इसने किसको रिजल्ट में लाया, नील विद्रोह को। तो द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। In March 1859, thousands of रैयत्स in Bengal refused to grow indigo। 1859 में बहुत सारे हज़ारों रैयतों या किसानों ने बंगाल में इंडिगो खेती करने से मना कर दिया था। जैसे जैसे ये विद्रोह फैला, कई लोगों ने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था, लोगों ने फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया, ठीक है। और जो लोग काम कर रहे थे आपके इसमें फैक्ट्रीज़ में, बागान फैक्ट्रीज़ में, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार मतलब होता है सोशल बाइकॉट, ठीक है। अब रैयतों ने कसम खा ली थी कि वो किसी भी नील की खेती से जुड़ने वाले व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे, कर्जा नहीं लेंगे, और नहीं बागान मालिकों के लठियालों या लाठीदार गुंडों से डरेंगे। क्योंकि नील की खेती बहुत ही दमनात्मक थी, इस वजह से विद्रोह होना निश्चित था। 1859, the Indigo riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। अब 1859 में इंडिगो रैयट्स को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ कौन कौन उनका साथ दे सकता है, स्थानीय ज़मींदार, लोकल ज़मींदार और वो मुखिया जिनसे कि ज़बरदस्ती अनुबंध पर साइन करवाया जाता था। इन सभी को इकट्ठा करके इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह से डरी हुई थी, और इसीलिए जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में इन क्षेत्रों का दौरा किया, ठीक है। और ये दौरा क्यों किया गया था, पूरे सिस्टम को समझने के लिए किया गया था। और रैयतों को ये लग रहा था कि उनकी दुर्दशा से परेशान होकर ये जो सरकारी इवेंट है या सरकारी जांच है वो शायद इसीलिए हो रहा होगा,
बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया और उसमें कह दिया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और इस नोटिस को लोगों ने क्या समझा, इस नोटिस को लोगों ने समझा कि अब इनको नील की खेती नहीं करने का हुक्म दिया गया है। और ये हुक्म किसके द्वारा दिया गया है, रानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया है। और ये जो कार्रवाई की गई थी, जो भी ये नोटिस जारी किया गया था, किसानों ने समझा कि भाई विद्रोह को समर्थन दे दिया गया है, किसके द्वारा, महारानी के द्वारा। इसलिए अब वे और विद्रोह फैलने लगा। कलकत्ता में जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी नील के विद्रोह में शामिल हो गए, ठीक है। और उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया नील विद्रोह के बारे में। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया था और जिसमें बागान मालिकों को दोषी पाया गया था। इंडिगो कमीशन, द इंडिगो कमीशन held the planters guilty and criticized them for the coercive methods they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for रैयत्स। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो रैयत्स के लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर वो चाहें तो, हालांकि उनको मौजूदा जो भी अनुबंध है अग्रीमेंट है उसको मानना होगा, लेकिन अगर वो आगे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। अब हालांकि नील की खेती पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग गया था, लेकिन फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने को कहा और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। और इस तरह से चंपारण आंदोलन के द्वारा गांधी जी का आगमन हम देखते हैं। और आपका ये चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह से हम ये जान पाते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लैंड एरिया पर तो अधिकार किया ही, पर यहाँ की फसलों पर भी अपना अधिकार किया, ताकि एक तरफ से उनको टैक्स भी मिलता रहे और दूसरी तरफ से जो नील है वो भी इनको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।